हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 9 चल रहा है लाइट, जिसका है ये लेक्चर नंबर 2। और आज के लेक्चर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इमेज, प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर एंड रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्फेरिकल मिरर, नेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो मतलब ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई। कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाना चालू करो, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मजेदार है। क्योंकि इस साल जो अपन तैयारी कर रहे हैं ना भैया, ये एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी है। हर लेक्चर के अंदर से पता रहना चाहिए कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। एमसीक्यू पता रहना चाहिए, डेफिनेशन पता रहनी चाहिए, न्यूमेरिकल पता रहना चाहिए, रीजनिंग क्वेश्चन पता रहना चाहिए, असर्शन रीजन पता रहना चाहिए। क्योंकि आपको आपके एग्जाम का पैटर्न मालूम है, हर प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए हर लेक्चर इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है बच्चा पार्टी, तो नोट्स बनाना चालू करें, टॉपिक लिख लीजिए आज के। ये टॉपिक कवर होने वाले हैं, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए इमेज। इमेज क्या होता है तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, नहीं मालूम है तो अभी समझ जाओगे। किसी की नजरों में आपकी इमेज बनती है, अरे वो वाली नहीं, अच्छी बुरी इमेज क्या बनाना किसी के सामने, है ना। कब तक सफाई देते रहोगे किसी को, इंसान हो साबुन नहीं कि सफाई देते ही जा रहे हो। ठीक है, तो सफाई देना बंद करो, इमेज बनाना बंद करो, ये वाली इमेज समझना चालू करो, अपने आप बन जाएगी इमेज। जब तुम आंखें खुली रखते हो तो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के लाइट रे तुम्हारी आंखों तक पहुंचती है, तो वो ऑब्जेक्ट तुम्हें दिखने लगता है। तुम्हारी जो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है ना, रेटिना, उस पे उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। तुम आंखें बंद करोगे तो वो ऑब्जेक्ट तुम्हें दिखना बंद हो गया। मतलब लाइट रे उस पर टकरा तो रही थी, पर तुम्हारी आंखों के रेटिना तक वो नहीं पहुंच पा रही थी। तुम्हारे आई लेंस से होते हुए वो तुम्हारी रेटिना तक नहीं पहुंच पा रही थी, इस कारण से वो ऑब्जेक्ट तुम्हें नहीं दिख रहा। मतलब इमेज क्या होता है, इमेज है कि जब दो रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड, व्हेन टू रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज, व्हेन टू रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज, व्हेन टू मतलब एटलीस्ट टू, यहां पे लिख सकते हो व्हेन एटलीस्ट टू, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं, पर कम से कम कितनी होनी चाहिए, दो। तो एक क्वेश्चन तैयार हो गया, इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी रेज चाहिए, कम से कम दो चाहिए। व्हेन एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट डायरेक्टली और अपरेंटली, स्पेलिंग गलत हो तो कोई कमेंट मत करना ना, अंग्रेजी नहीं साइंस पढ़ा रहा हूं। When at least two reflected or refracted rays intersect directly और apparently, इसका मतलब मैं समझाऊंगा। डायरेक्ट और apparently का मतलब थोड़ा एक आध लेक्चर बाद समझ में आएगा। डायरेक्टली में रियल इमेज बनती है, apparently में वर्चुअल। कैसे, वो तुम्हें मिरर और प्लेन मिरर में समझ में आ जाएगा, स्फेरिकल और प्लेन मिरर में। When at least two reflected or refracted rays intersect directly or apparently, then image is formed। तब जाके इमेज बनती है। इमेज कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की इमेज होती है, एक होती है रियल और एक होती है वर्चुअल। एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कब बनती है, जब दो रिफ्लेक्टेड रेज डायरेक्ट इंटरसेक्शन करती हैं विदाउट एनी हेल्प। एक डायरेक्ट इंटरसेक्शन हो जाता है दो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज का, दो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड। बार बार ये इसलिए बोल रहा हूं, अभी अपन रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो अपन रिफ्लेक्टेड बोलेंगे, जब अपन रिफ्रैक्शन पढ़ रहे होंगे तब रिफ्रैक्टेड बोलेंगे। अब मैं रिफ्रैक्टेड नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी अपना टॉपिक क्या चल रहा है, रिफ्लेक्शन। तो व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट डायरेक्टली, जब दो रिफ्लेक्टेड रेज डायरेक्टली इंटरसेक्ट करती हैं तब रियल इमेज बनती है। और जब डायरेक्ट इंटरसेक्शन नहीं होता, हमको ज्योमेट्री की हेल्प से इंटरसेक्शन कराना पड़ता है, या ये कहें करेक्ट वर्ड ये होगा, वो अपरेंट इंटरसेक्शन करती हैं। अभी इसी पॉइंट के बाद इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर पढ़ेंगे, इस पॉइंट के बाद तब मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट इंटरसेक्शन क्या होता है और इनडायरेक्ट या अपरेंट इंटरसेक्शन क्या होता है। तो जब अपरेंट इंटरसेक्शन होता है, ठीक है ना, तब कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। और जब डायरेक्ट इंटरसेक्शन होता है तो कौन सी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। भैया रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। अब इन्वर्टेड होने का मतलब क्या होता है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इमेज ऐसी बनेगी, मतलब ये कौन सी इमेज है, रियल। ये सीधा ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज उल्टी बन रही है, मतलब इन्वर्टेड बन रही है। इरेक्ट बनने का मतलब सीधा ही ऑब्जेक्ट है और उसकी सीधी इमेज बन जाती है। जैसे आप अपने घर में कांच में अपनी इमेज देखते हो, प्लेन मिरर है वो, तो उसमें आप जैसे खड़े हो वैसे के वैसे दिखते हो ना, सीधे।
ऐसे मुंडी लेके खड़े हुए हो तो पाँव थोड़ी ना ऊपर दिखने लगते हैं, मुंडी की जगह मुंडी दिख रही, पाँव की जगह पाँव दिख रहा है ना, कि उल्टे दिखने लगे, तो चेक कराओ, फिर इंसान नहीं भूत हो गए। और भूत हो गए तो क्या कर रहे हो, ये घर में कहीं और जाके रहो। क्लियर है? तो सबको अपना मुंह की जगह मुंह दिख रहा है, पाँव की जगह पाँव दिख रहा है ना, तो मतलब वो इमेज कैसी होगी, इरेक्ट। तो वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज को स्क्रीन पे प्राप्त किया जा सकता है, वर्चुअल इमेज को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। स्क्रीन मतलब जैसे ये व्हाइट बोर्ड है स्क्रीन, इस पे रियल इमेज बन सकती है, बट इस पे वर्चुअल इमेज नहीं बन सकती। जैसे आपकी आंखों का जो पर्दा है, रेटिना, आपके आंखों का पर्दा स्क्रीन है, वो एक, उस पे एक रियल इमेज बन सकती है, ठीक है ना। आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, उसकी स्क्रीन, उसकी इमेज आपकी आंखों में बन रही है, मतलब आपके अंदर जो रेटिना है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, लाइट सेंसिटिव पर्दा है, उस पे इमेज बन रही है। मतलब रियल इमेज काय पे प्राप्त की जा सकती है, स्क्रीन पे प्राप्त की जा सकती है, पर वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे प्राप्त नहीं की जा सकती। कुछ बेसिक सी बातें थी, कर लिया होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, प्लेन मिरर, मेरा फेवरेट टॉपिक। प्लेन मिरर को लिखते से ही एक और पॉइंट लिख लो, जैसे को तैसा। प्लेन मिरर का सीधा सा मतलब जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म, शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म। ये प्लेन मिरर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये प्लेन मिरर की बात बता रहा हूं कि शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म, अब जैसी दुनिया वैसे हो। ये प्लेन मिरर का नेचर है, ये नेचर ऑफ प्लेन मिरर है कि शराफत की दुनिया का किस्सा खत्म और अब जैसी दुनिया वैसे हम। इसका सीधा सा मतलब है टिट फॉर टैट, इसका और सीधा सा मतलब है जैसे को तैसा। तुम कहोगे भैया हमारी हिंदी वैसे ही खराब है, हमारे हिंदी वाले टीचर ने हमारी 12 बजा रखी और तुम मुहावरे और घुसेड़ दो, तो वो जो दिमाग का कचरा हो रहा है, वैसे ही फिजिक्स पढ़ने में जान जा रही थी, हिंदी हमारी जान ले रही थी, तो मैंने दोनों मिला दी, 12 बज गई। चलो आसान करके बता देता हूं, नेचर ऑफ प्लेन मिरर ये है, इसको जैसा दोगे वैसा मिलेगा। जैसा दोगे वैसा मिलेगा मतलब ये है, अगर आपने प्लेन मिरर, ये रहा नेचर ऑफ प्लेन मिरर को समझ लो। पहले तो प्लेन मिरर कुछ ऐसा दिखता है, एक सीधी रेखा है, कांच का टुकड़ा, पीछे से पॉलिश्ड है। प्लेन मिरर का नेचर ये है, यदि आपने इसको डाइवर्जेंट लाइट रे दे दी, ये नियर बाय ऑब्जेक्ट है, कैसी लाइट रे देखा, देखो डाइवर्जेंट, नहीं देखा तो पिछला लेक्चर देखो, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, पैरेलल सब समझ जाओगे, ठीक है ना। ये नियर बाय ऑब्जेक्ट है, ये डाइवर्जेंट लाइट रे देगा, तो प्लेन मिरर का नेचर है, अगर डाइवर्जेंट दोगे तो रिफ्लेक्टेड भी कैसी मिलेगी, रिफ्लेक्टेड रेज भी कैसी मिलेंगी, उनका पैटर्न भी कैसा होगा, डाइवर्जेंट। ये देखो ये दोनों इंसिडेंट थी और ये दोनों कैसी हैं, रिफ्लेक्टेड है। अगर इंसिडेंट आपकी डाइवर्जेंट है तो रिफ्लेक्टेड भी क्या होगी, डाइवर्जेंट। यदि आप प्लेन मिरर को पैरेलल लाइट रे दोगे, यदि आप प्लेन मिरर को पैरेलल लाइट रे दे दोगे, ये देखो तो इंसिडेंट लाइट है या आपस में पैरेलल है, तो जो रिफ्लेक्टेड होंगी वो भी कैसी रही होंगी, वो भी कैसी रही होंगी, पैरेलल। ये बिल्कुल इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। साफ समझ में आ रहा है, यदि इंसिडेंट आपस में पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड भी आपस में पैरेलल ही रहेंगी। ये है जैसे को तैसा, ये है नेचर ऑफ प्लेन मिरर। जैसा दोगे वैसा मिलेगा, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। यदि डाइवर्जेंट लाइट रेज दे दोगे तो रिफ्लेक्टेड भी डाइवर्जेंट होगी, यदि इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल है आपस में तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी आपस में पैरेलल ही होंगी। दिस इज द नेचर ऑफ प्लेन मिरर। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो हुआ कि नहीं, हाँ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे नन्हे मुन्ने राही रोने लगे हैं, कोई बात नहीं, मना लेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, हेडिंग लगा लीजिए, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है बालक। ओ बालिकाओं भी, मैंने बालिका नहीं बोला तो आधे लोगों ने स्क्रीन छोड़ दी, हमको नहीं बोला भैया ने। बालक बालिका दोनों, बालक बालिका दोनों, ध्यान दीजिएगा। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, चलो ये पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है, अब नियर बाय ऑब्जेक्ट है तो इससे डाइवर्जेंट लाइट रे निकलेगी, ठीक है ना। और मान लो ये ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे है, ऑब्जेक्ट जो है डी डिस्टेंस पे है। भाई स्केल से नाप के नहीं बना रहा तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, बाकी कोशिश करूंगा ना हूं। अब इंसिडेंट लाइट रे डाइवर्जेंट है तो रिफ्लेक्टेड भी डाइवर्जेंट होगी। ये देखो ये ब्लैक कलर की इंसिडेंट है तो ब्लू कलर की रिफ्लेक्टेड है। इंसिडेंट लाइट रे डाइवर्जेंट है तो रिफ्लेक्टेड भी डाइवर्जेंट होगी। अब तुम जानते हो इमेज बनाने के लिए दो रिफ्लेक्टेड रेज को आपस में मिलना पड़ेगा। ये दोनों बहनें तो रूठ गई एक दूसरे से, एक चली दिल्ली तो एक चली कलकत्ता, वे नहीं मिल रही, उनने मना कर दी, हम क्यों मिलेंगे,
अब क्या करोगे? अब क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। हवन कर लें? नहीं, अपन यही करेंगे, अपन मिला के रहेंगे। अपन इस दुनिया के सबसे बड़े समाज सेवक, जो आगे नहीं मिल सकते उन्हें पीछे मिलाओ, समझ गए? हेल्प करो लोगों की। जो आगे खुल के नहीं मिल सकते उनको पीछे मिलवाओ। अबे तुम क्या समझ रहे हो? कहां उठ के जा रहे हो? किसको मिलवाने जा रहे हो? अगर दूसरों को मिलवाते रहे तो खुद किसी से कभी नहीं मिल पाओगे। समझ में आया? फालतू काम करना उठ के जा रहा है। ये देखो, ये दो इंसिडेंट रे है, ये डाइवर्जेंट है, ये दो रिफ्लेक्टेड है, और तुम्हें क्लियर समझ में आ रहा है ये दो रिफ्लेक्टेड एक दूसरे से कभी नहीं मिल पा रही तो क्या इमेज नहीं बनेगी? अरे बनेगी। पर्दे के पीछे मिलवाओ, समाज सेवा का काम करो। पर्दे के पीछे हमेशा डैश लाइन बनाना, क्योंकि पर्दे के पीछे, मिरर के पीछे लाइट रे थोड़ी ना जा सकती है। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि जा नहीं सकती, इसलिए डैश बना रहे हैं। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है ओ, ये दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे से मिल नहीं सकती, तो मैंने उन दोनों को पीछे की तरफ क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया, और पीछे जाके मुझे समझ में आया ये तो यहां मिल रही है, ओ डैश। यही वर्चुअल इमेज होती है, ये रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज होती है सेम डिस्टेंस पे। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर कैसी इमेज बनेगी भैया? वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी? सेम साइज बनेगी। कैसी बनेगी? एट द सेम डिस्टेंस बनेगी। एट द सेम डिस्टेंस बनेगी। वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सेम साइज बनेगी, एट द सेम डिस्टेंस बनेगी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें और रे डायग्राम बनाएं। ये आपका रे डायग्राम हो गया। तो भैया दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में नहीं मिल पा रही थी, तो मैंने इन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड करके देखा, तो ये पीछे की तरफ मुझे यहां जाके मिल गई, तो यहां मेरी वर्चुअल इमेज बन गई। कांच में जो आपको आपकी इमेज दिखती है वो वर्चुअल होती है, आप उसको छू सकते हो। वो कांच के पीछे मुंडी डाल के देखना, कुछ है ही नहीं, दीवार लगी, सर फूट जा रहा है ही कहां कुछ। पर कांच के अंदर हमें जितना लंबा इधर है उस तरफ, उतने लंबा उधर उस तरफ दिखता है। जितना एरिया जहां है उतना एरिया कांच के अंदर भी दिख रहा है। हाँ या ना? क्लियर है मेरी बात? तो लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज डायरेक्ट, इमेज ऑफ द सेम साइज, इमेज एट द, इमेज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पे इमेज होती है। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस जस्ट डबल हो जाता है। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस जस्ट डबल हो जाता है। यदि ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर खड़ा है तो इमेज भी मिरर से 10 मीटर पे होगी, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस 20 मीटर हो जाएगा, यानी कि जस्ट डबल हो जाता है। दिस इज द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया? चलिए, इमेज फॉर्मेशन बाय क्लियर है। प्लेन मिरर पढ़ लेते हैं। ओ सॉरी, अब बारी आती है स्फेरिकल मिरर की। एक एक लेक्चर में जान दे दे रहा है बिल्कुल कॉन्सेप्ट बताने के लिए, है ना? इतनी डिटेलिंग आज तक YouTube पे कहीं नहीं हुई। मैं बहुत बड़ी बात मेंशन कर रहा हूं, मैं इतना बड़ा हूं नहीं, पर मैं ये बात गारंटी से कह रहा हूं, इन छोटे छोटे लेक्चर्स में मैं जितनी बारीकी दिखा रहा हूं, क्यों? यहीं पे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया ना बेटा, तो वो न्यूमेरिकल से जो डर लगता है वो लगना बंद हो जाएगा। न्यूमेरिकल डरने की चीज नहीं, सॉल्व करने की चीज होती है। नहीं तो क्या, यूट्यूब पे सर्च करते रह जाओगे हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल, और लोगों ने बहुत वीडियो भी बना रखे हैं हाउ टू सॉल्व। अरे न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक ही तरीका है, आपकी थ्योरी सुपर स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सुपर स्ट्रांग होनी चाहिए, एक एक बात क्रिस्टल क्लियर माइंड में होनी चाहिए कि कहां क्या हो रहा है, सब कुछ दिमाग में है। अपने आप न्यूमेरिकल बनने लगेंगे। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना न्यूमेरिकल सॉल्व करना है यार, है ना? कोई जादू थोड़ी ना कि अपन ने मंत्र फूंक दिया और हो गया न्यूमेरिकल। और मंत्र फूंकने से हो रहा होते हैं तो कुछ बात ही अलग होती है, कल अलग। ठीक है, चलो तो हेडिंग लगा लो स्फेरिकल मिरर। भैया स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं। एक ये, इसका नाम आप सब जानते हो, इसका नाम है कॉनकेव मिरर। सॉरी, कॉनकेव मिरर को एक और नाम से जाना जाता है हमारे किताबों में, और हम भी उसको एक नाम से और जानेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में इसी नाम से क्वेश्चन आ जाता है। कॉनकेव मिरर का एक और नाम है कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठा कर देता है। कॉनकेव मिरर का नाम एक और कन्वर्जिंग मिरर। अगले लेक्चर जब आप पढ़ रहे होंगे, नेक्स्ट लेक्चर जस्ट इसके बाद वाला, तो इसका कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर दोनों पर पढ़ाए जाएंगे आपको, क्योंकि अगला लेक्चर सीधे सीधे रे डायग्राम वाला है।
अगला लेक्चर जो है वो सीधा सीधा रे डायग्राम वाला लेक्चर है। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, इसका नाम होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये लाइट रे को फैलाता है, जब लाइट रे इस पे पड़ती है तो पड़ने के बाद इकट्ठी नहीं होती, फैल जाती है। इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग। जब लाइट रे कॉनकेव मिरर पे पड़ती है तो वो इकट्ठी हो जाती है एक पॉइंट पे जाके, और जब कॉन्वेक्स मिरर पे पड़ती है तो फैल जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है ना, बना लीजिए, दोनों बना लीजिए। फिर स्फेरिकल मिरर के अलग अलग पार्ट्स आपको पढ़ा देते हैं, क्या क्या होता है। फॉर एग्जांपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, ये सारी बातें किसी एक के लिए पढ़ा देना, बाकी सब में वही होता है। बना लिया होगा आई होप। याद मुझे भी करती होगी वो, चलो बाद में लगाएंगे। अच्छा गाना आया, ये मेरे को अच्छा लगता है ये वाला गाना। अब कब आया है पता नहीं, मैंने तो अभी रिसेंट सुना है। ये प्लेन स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज नोन एज पोल। पी रिप्रेजेंट पोल। पोल वो पॉइंट होता है जिससे सारी डिस्टेंस मेजर की जाती है मिरर के अंदर। अभी आप साइन कन्वेंशन जब पढ़ रहे होगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे, तो आपको ये बात बार बार मेंशन कराऊंगा मैं कि पोल वो पॉइंट होता है मिड पॉइंट ऑफ द मिरर जहां से सारी डिस्टेंस मेजर की जाती है, और कहीं से नहीं करते। पोल इज द पॉइंट ऑन द मिरर, सेंटर पॉइंट ऑन द मिरर, जहां से सारी की सारी डिस्टेंस मेजर की जाती है। पोल से होकर एक लाइन जाती है, इमेजिनरी लाइन। ये कोई दिखती नहीं किसी को कि कांच में कोई लाइन बनी हुई है, हम मान के चलते हैं। इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन है which passes through pole. A horizontal imaginary line which passes through pole is known as principal axis. A horizontal imaginary line passes through pole known as principal axis. Principal axis वो imaginary line होती है जिसपे सारे ऑब्जेक्ट और इमेज बनाए जाते हैं। रे डायग्राम बनाने के लिए हमको एक रेफरेंस लाइन की जरूरत थी ना। रे डायग्राम बनाना था, ऑब्जेक्ट बनाना था, इमेज बनाना था, तो कहाँ रखे ऑब्जेक्ट को, कहाँ बना इमेज को, तो हमने एक इमेजिनरी रेफरेंस लाइन बना ली जिसका हमने नाम क्या रखा, प्रिंसिपल एक्सिस। सारे के सारे ऑब्जेक्ट और इमेज इसी पे प्राप्त किए जाते हैं, इसी पे पाए जाते हैं। ऑल द इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड ऑन एन इमेजिनरी लाइन नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। सारे के सारे ऑब्जेक्ट और इमेज इसी पे प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद अगर ये एक स्फेरिकल मिरर है तो ये किसी ना किसी, इसका कुछ ना कुछ सेंटर रहा होगा, या किसी ना किसी कंप्लीट सेंटर से स्फीयर से काटा होगा, उस स्फीयर का कुछ सेंटर रहा होगा, वही इसका सेंटर भी होता है। तो मान लो ये है इसका सेंटर सी। इस सी को बोले जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मतलब वही कर्व, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर सेंटर है तो पोल और सेंटर के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर से लेकर सरफेस तक की डिस्टेंस रेडियस ही होती है ना, तो यदि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बीच में पॉइंट होता है एफ। इसकी डेफिनेशन आपको अभी आगे चल के मिलेगी। ये एफ होता है फोकस, ये एफ होता है फोकस, और पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है स्मॉल एफ। सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं की पढ़ने वाली है। ये होता है फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है ना, तो ये हो गया पोल, जहां से सारी डिस्टेंस मेजर करते हो। पोल से हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है, दैट इज नोन एज इमेजिनरी लाइन, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पे सारे ऑब्जेक्ट और इमेज मिलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट ले लो सी, सेंटर से लेके पोल से लेके सेंटर सी तक की जो डिस्टेंस होती है वो सी जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और पोल से लेके सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। और एक ये पॉइंट होता है एफ, ठीक है ना, फोकस। इसको अभी हम आगे डिफाइन करेंगे, रे डायग्राम के साथ डिफाइन करना पड़ेगा। अभी आप ये समझ सकते हो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बीच में एक पॉइंट होता है, दैट इज नोन एज फोकस, और पोल और फोकस के बीच का एक डिस्टेंस होता है, दैट इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ मिरर। आज ये डिफरेंट पार्ट्स समझ गए होंगे आई होप, ठीक है ना, ये डिफरेंट पार्ट्स आप समझ गए होंगे। अब आप कहोगे भैया वो लास्ट वाला पॉइंट, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले हैं, क्योंकि मैंने अभी कराते कराते ही मेरे माइंड में आया कि रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन यदि मैं इस लेक्चर में कराऊंगा तो नेक्स्ट लेक्चर तक कहीं वो आपके माइंड से ना निकल जाए, क्योंकि रे डायग्राम बनाने के लिए रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन को बार बार हमें रिकॉल करना पड़ेगा। इसलिए हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या होने वाला है, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन एंड
फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, बड़ा लेक्चर होने वाला है। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, आपने बहुत कुछ सीखा, नोट्स बना लिए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।